फ्रेंड्स, जैसे ही हेयर फॉल होता है तो आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या नेचुरल लुक हेयर्स की होती है या नहीं? क्या ये सारे बाल की ग्रोथ नॉर्मल हेयर जैसी ही होती है? क्या हेयर ट्रांसप्लांट के साथ कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या नहीं? और क्या एक ही सिटिंग में, एक ही बारी में आपके सारे हेयर्स ट्रांसप्लांट हो जाते हैं? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज हम जानेंगे हमारे फेमस हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर विनय चौकसी से। लेट्स वेलकम हिम। हेलो सर, मे आई हेल्प यू में आपका स्वागत है। हाय धरती, थैंक यू। सर, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो बाल आते हैं, क्या उनका लुक और ग्रोथ नॉर्मल जैसी होती है? क्या ये सारे बाल एक जैसे ही दिखते हैं? क्या लुक में कोई कुछ डिफरेंस दिखता है इसमें? अधिकतर पेशेंट ये सोचते हैं कि अगर वो ट्रांसप्लांट कर लेंगे तो पहले से दिखने लग जाएंगे, जो उनका समझिए कि 20 साल की उम्र में जो उनका लुक था वो वापस आ जाएगा। तो ये एक उनका एक अट्रैक्शन है और ये उनका थॉट प्रोसेस है। लेकिन अगर आप इसको सही ढंग से समझें तो जो डेंसिटी आपको यहाँ मिल रही है, ये सेम डेंसिटी यहाँ पर नहीं आ सकती है। अच्छा। यानी जो आपको ऊपर वाले ने जो चीज़ दी है, उसकी बराबरी कोई सर्जन नहीं कर सकता है। इसलिए बेसिकली ट्रांसप्लांट क्या है कि ये कवरेज टेक्निक है कि अभी आपको पूरा गंजापन दिख रहा था, उसको कवर करने के लिए हमने वहाँ बाल डाल दिए। ओके तो समझ लीजिए कि अगर साइड के आपके जो हेयर्स है ये 100% अगर है, तो जो बालों की जो डेंसिटी यहाँ मिलेगी आपको, जो घनापन मिलेगा वो 70 to 80% रहेगा। ओके। कुछ लोगों में जो ट्रांसप्लांट में दिखता है कि एकदम पहले से दिखने लग जाते हैं, तो उसमें 30 to 40% जो उनका जो डेंसिटी रहती है वो खुद के नेचुरल बालों के कारण रहती है। तो नेचुरल बाल प्लस जो ट्रांसप्लांट के आपने बालों को डाला है, दोनों मिल करके आप 100 तक पहुंच सकते हो। अच्छा। तो वो क्लाइंट जो है सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड क्लाइंट्स रहते हैं, जिनको लगता है कि हम पहले से दिखने लग गए हैं वापस। और अधिकतर लोग जिनके काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया है, जो घंजापन ज़्यादा है, उसमें कवर करने का काम करता है ट्रांसप्लांट। लेकिन जो असली मुद्दा यह है कि जो बालों की ग्रोथ होगी आपकी, वो बिल्कुल नेचुरल बालों जैसी ग्रोथ होगी। उनको आप शैम्पू कर सकते हो, उनको आप कट कर सकते हो, उनको अपने हिसाब से आप स्टाइल कर सकते हो। उन बालों को ग्रो करने के बाद आप काफ़ी बड़ा एरिया कवर भी कर सकते हो। ओके। प्लस आपका लुक पूरा चेंज हो जाता है। जो आपका लुक थोड़ा सा एजेड लुक हो गया था, वो सीधा 5 साल कम हो जाता है। दिस इज द एडवांटेज। हाँ, तो यंग दिखने लग जाता है। ओके। सो ये जो आपने हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी बताई है, देखा जाए तो एक्चुअली ये एक तरह का ब्रेन सर्जरी है, तो इसमें क्या कोई रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व है? अभी आप बोलिए सर के अंदर, स्कल के अंदर ब्रेन है, तो डेफिनेटली इट इज वेरी क्लोज टू द ब्रेन, बट एक्चुअली इट्स अ स्किन सर्जरी। ओके। इसको ना तो हम स्कल तक जा रहे हैं, इतनी बड़ी जो आपकी स्कल की कवरिंग है, इतनी बड़ी बोन की कवरिंग है, उसके अंदर आपका ब्रेन है, तो ब्रेन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके। ये सर्जरी सिर्फ स्किन की सर्जरी है। आपने स्किन से बाल निकाला और उसको स्किन में डाला, तो ब्रेन पे देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द होल सर्जरी। ओके, इट इज ओनली ऑन द अपर लेयर ऑफ द यस, ब्रेन। पूरा स्किन में सर्जरी आपकी हो रही है, प्लस अंडर लोकल एनेस्थेसिया सर्जरी होता है। तो ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत मेजर आपका ऑपरेशन हो रहा है। जैसे आप एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं और वो लोकल एनेस्थेसिया दे करके आपके दांत को निकाल सकता है, सिमिलरली हम लोग एनेस्थेसिया दे करके बालों को निकालते हैं और सामने एनेस्थेसिया दे के बालों को डाल देते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। तो अगर कोई क्लाइंट हमारे पास में आता है तो उसको बहुत फास्टिंग की भी जरूरत नहीं है, वो अपना ब्रेकफास्ट लेकर के आ सकते हैं। व्हेन दे कम इनटू द ऑपरेशन थिएटर ऑल्सो, उसमें भी मल्टीपल ब्रेक्स ले सकते हैं। अच्छा। दे कैन एंजॉय देयर, दे कैन स्लीप देयर, दे कैन लिसन टू म्यूजिक, बीच में बाथरूम जा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, बीच में डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उनको पूरी तरह से बेहोश भी नहीं किया जाता है। तो दे कैन जस्ट एंजॉय, दे कैन हैव अ स्पा ट्रीटमेंट एक्चुअली। सिर्फ वो एनेस्थेसिया वाला जो पार्ट रहेगा, जो 5 से 10 मिनट जो लगता है, वो मालूम पड़ेगा उनको कि उनका ऑपरेशन हो रहा है। उसके अलावा इस ऑपरेशन में ऐसा कोई भी मेजर स्टेप नहीं होता है जिसके को लेकर के क्लाइंट्स ने डरना चाहिए। सर, जैसे कि आपने कहा कि ये सिर्फ स्कैल्प पे ही होता है, ज़्यादा डीप नहीं जाता, लेकिन अनेस्थेशिया का यूज़ होता है, तो क्या ओवरऑल बॉडी पे भी इसका इफेक्ट होता है कहीं ना कहीं? देखिए, मेडिकल साइंस में एक चीज़ तो बिल्कुल लिखित है कि कोई भी आप प्रोसीजर करते हैं, चाहे आप डेंटिस्ट के पास जाकर दांत निकाल रहे हैं, चाहे आप एक छोटा सा इंजेक्शन ले रहे हैं, या आप कोई दवाई ले रहे हैं, तो साइड इफेक्ट होने का कुछ ना कुछ चांस हमेशा रहता है। तो देयर सम अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन एनी प्रोसीजर दैट यू डू, बट एज लॉन्ग एज मोस्ट ऑफ थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ, वो आपको कोई मेजर इफेक्ट नहीं होता है, ज़्यादा नहीं कोई करेगा। मेजर इफेक्ट नहीं करता, बिकॉज लोकल एनेस्थेसिया सर्जरी हो रही है, आपको पूरी तरह से बेहोश भी नहीं किया जा रहा है, और वो इफेक्ट भी लॉन्ग टर्म नहीं रहता है, एनेस्थेसिया इफेक्ट भी 3-4 घंटे पूरा निकल जाता है। सो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल प्रोसीजर, बट इनहेरेंटली यानी कोई भी मेडिकल प्रोसीजर में थोड़ा बहुत रिस्क तो हमेशा रहता है, तो दैट वी हैव टू कंसिडर एंड गो अहेड। अगर उनको पहले से कोई अगर इलनेस होगी, मतलब पर वो भी डायबिटीज है, डॉक्टर उसकी केयर करता है ओके, कि भाई शुगर्स को मैनेज कर लिया, ब्लड प्रेशर मैनेज किया, यू हैव एनेस्थेटिस्ट स्टैंड बाय, यू हैव ऑल द फैसिलिटीज इन द सेटअप, देन इट्स अ वेरी कंफर्टेबल प्रोसीजर।
as long as the doctor takes care of the client properly and he is not in a hurry to just bypass any of the medical protocols, it's a safe procedure. इट्स अ सेफ प्रोसीजर। सर कितने देर में ये पूरा एरिया कवर कर सकते हैं? मैंने क्या ऐसे ही 4 घंटे में मैं पूरा शाहरुख खान बन जाऊंगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या हम पूरा उसको कवर कर सकते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक होता है कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत से सेंटर्स बोलते हैं कि आप आ जाइए, हम आपको पूरा एरिया कवर कर देंगे, जो कि एक प्रकार काफ़ी मेजर रिस्क भी है। कुछ लोग करते भी है बिकॉज इट इज़ अ सेफ प्रोसीजर, दे कैन समटाइम्स डू ऑल्सो। लेकिन यह है कि अगर वो कोशिश करें कि उसको पार्ट में कवर करें, जैसे 3 से 4 फिंगर एरिया कर लिया आज, फिर कल 3 से 4 फिंगर किया, और फिर सीधा 6 महीना या 1 साल के बाद रिमेनिंग एरिया करे, अगर जो डोनर एरिया है वो प्रोवाइड करता है उतना हेयर्स, तो दे कैन डू दैट। पूरा एक प्रोसीजर में कवर करना नहीं चाहिए, पहली चीज़, बिकॉज इट बिकम्स टू मच ऑफ अ प्रोसीजर। काफ़ी मेजर ऑपरेशन हो जाता है आपका, इतने सारे बालों को डालना, तो इट इन्वॉल्व्स अमाउंट ऑफ रिस्क ऑल्सो। देयर आर सर्टेन सेंटर्स हु डू दैट, बट मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। ओके। तो पार्ट कवरेज करना हमेशा अच्छा रहता है, एक साथ पूरा कोशिश भी नहीं करना चाहिए करने के लिए। प्लस हर किसी के पास इतना हेयर्स होता नहीं कि एक बार में आप उतना कर सकें। काफ़ी लोग इसको पैसों के हिसाब से, लालच में, अच्छा। बहुत से सेंटर्स ऐसे भी होते हैं कि वहाँ एक्चुअल डॉक्टर्स सर्जरी नहीं कर रहे हैं, शायद टेक्नीशियन सर्जरी कर रहे हैं, और वो इस चीज़ को ध्यान ना रखें, वो सिर्फ किसी को खुश करने के लिए वो पूरा प्रोसीजर करने की कोशिश करते हैं कि 3-4 हज़ार ग्राफ्ट या 9 से 10 हज़ार बाल निकाल करके डालने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो अगर वो ना करें तो आराम से, अगर आपको 4 फिंगर एरिया कवर करें और उसको स्प्रेड कर दें एक साल भर में 3 से 4 सेशन अगर पॉसिबल है, तो ज़्यादा बेटर मेथड है करने के। ओके, तो सेफ तो एंड सेफ्टी भी हो जाती है बेस्ट क्लाइंट मेथड की, है। हाँ। और कंफर्ट भी होगा क्लाइंट को कि एक दिन इतना ज़्यादा उसको स्ट्रेन नहीं करना पड़ रहा है। तो पार्ट में करना ही सही रहेगा, सेफेस्ट मेथड yes. बोला जाता है। और हर किसी का पूरा एरिया कवर नहीं कर सकते, किसी का डोनर एरिया कमजोर है या ज़्यादा हैस नहीं है, तो हो सकता है सिर्फ फ्रंट लोग अच्छा कर दें उनका, या किसी का पीछे का भी एरिया गया तो उतना कर लें आप, एंड देन दे हैव टू गो अहेड विद इट। या तो रिमेनिंग एरिया में वो विग लगा ले, वो ओके। सामने ट्रांसफर हो गया और छोटा एरिया में विग लगा ले, बिकॉज अगर हेयर्स ही नहीं है तो आप फिर, कुछ लोग बॉडी हेयर्स भी करते हैं, बियर्ड भी करते हैं, ये ऑप्शंस भी होता है, ओके। बट हर सेंटर में ये चीज़ नहीं होती है। Depend ऑप्शन है, patient से ऑप्शन patient भी, है, okay. ऑप्शंस आते हैं। सर हेयर ट्रांसप्लांट के बावजूद अगर एग्जिस्टिंग हेयर्स में हेयर फॉल होता रहे, तो क्या दोबारा से उसको हेयर ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा? तो ये साइकिल क्या ऐसे ही चलता रहता है? देखिए, मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया था कि जो हेयर लॉस होता है उसका ट्रीटमेंट होता है मेडिसिन। करेक्ट। तो ट्रांसप्लांट करके आपने जिस एरिया में बाल चले गए वहाँ पे आपने उन बालों को डाल दिया, ये हेयर्स जो है नॉर्मली इनको मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है जो हमने ट्रांसप्लांट किया है। लेकिन आपके जो एग्जिस्टिंग बाल है, जो आपके पहले से जो बाल आपका है, उनको मेंटेन करने के लिए मेडिसिन जरूरी है आपके लिए। अब मेडिसिन लेने के बावजूद भी समझ लीजिए, चाहे आप रेगुलर मेडिसिन लें, चाहे हो सकता है 2-3 साल में आप बीच में छोड़ दें मेडिसिन जिस कारण से भी, तो वो उनका हेयर लॉस वापस शुरू हो सकता है, और हो सकता है कि नया एरिया आपका डेवलप हो जाए। तो जो एरिया नया आपका डेवलप हो रहा है, और अगर आपका दोनों हेयर जो एरिया पीछे का वो है, तो वापस ट्रांसप्लांट कर सकते हो उस एरिया में। ओके। मगर ये एक साइकिल नहीं चल रही है कि सामने के एरिया चले गया फिर ट्रांसप्लांट किया, फिर पीछे के एरिया फिर ट्रांसप्लांट किया, इस तरह से नहीं हो रहा। उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेडिसिन का अपना एक रोल है। सिर्फ ट्रांसप्लांट अपने आप में एक सोल्यूशन नहीं है, ट्रांसप्लांट के साथ में आपको नेचुरल बालों को रोकने के लिए मेडिकेशन जरूरी है। लेकिन मेडिकेशन के बावजूद भी अगर आपको गंजापन आता है, नया एरिया डेवलप होता है, और अगर डोनर एरिया आपका अच्छा है, तो आप उसमें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अच्छा। तो ट्रांसप्लांट के साथ में मेडिसिन को प्रॉपर लेते रहिए, अपने लुक को मेंटेन कीजिए। उसके बावजूद भी अगर आपको एरिया डेवलप होता है और आपका दोनों एरिया अच्छा है, तो वो उस एरिया में वापस ट्रांसप्लांट हो सकता है। ओके, तो उस एरिया का भी वापस हम कैन बी ट्रांसफर कर टेकन केयर। Yes. थैंक यू सो मच डॉक्टर विनय, थैंक यू। वेलकम।